नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस हमारे पाठ गिल्लू संचयन भाग 1 में से हमने पहले अंश को देख लिया है और लेखिका महादेवी वर्मा ने किस प्रकार से पशु प्रेम दर्शाते हुए अपने और अपने परिवार के लोगों की तरह गिल्लू की किस तरह से जान बचाई, उसकी किस तरह से उन्होंने सेवा की, उसका प्राथमिक उपचार किया और किस प्रकार से उन्होंने उसकी सेवा की। ये सब सारा जो वाक्य है वो हमने आगे के अंश में देख लिया है। अब हम इस बात पर यकीन करेंगे कि शायद पशु प्रेम के लिए ही हमें मनुष्य को भगवान ने बनाया है। जिस प्रकार से लेखिका ने गिल्लू की जान बचाई, उसके बाद लेखिका ने अपने परिवार के सदस्य की तरह उसका ख्याल रखा, उसका खाना पीना बैठना उठना सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। और उनमें से कुछ एक मुद्दे हम पाठ में से ले रहे हैं, जिसमें पहला मुद्दा है काजू। गिल्लू का एक मनपसंद खाना होना, मतलब काजू उसको बहुत पसंद था। वो धीरे धीरे कुतर कर वो काजू खाया करता था। दूसरा, लेखिका का सबसे ज्यादा लगाव होना। पशु और पक्षी, बहुत सारे पक्षी वगैरह जो है वो लेखिका के इर्द गिर्द में रहते थे, परंतु कोई गिल्लू जैसा जो प्राणी है वह नहीं बन पाया, उनके नजदीक नहीं जा पाया। उनका लगाव सबसे ज्यादा गिल्लू के साथ हुआ। तीसरा मुद्दा है गिल्लू का परिचारिका की तरफ मदद करना। मतलब जब लेखिका बीमार हो गई थी तब गिल्लू जो है वो परिचारिका की तरह, एक नर्स की तरह उनके बालों में, उनके सर पे हौले हौले से हाथ सहलाता रहता था। तो ये भी लेखिका को एक अच्छा लगता था। और चौथा है गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंसान कितना जीता है, मनुष्य या पक्षी या कोई भी व्यक्ति हो, जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। और एक मरणासन्न परिस्थिति में गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत होने को आया था और उसके अंत होने के बाद की बात बताई गई है। तो उसके शरीर को सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई और लेखिका को यह विश्वास शायद होने वाला था, शायद पहले ही लाइन में हमने पढ़ लिया है आगे कि एक अचानक अनायास ही एक विचार आता है कि गिल्लू शायद इस सोनजूही के पीली कली के स्वरूप में शायद बाहर निकले और मुझे आश्चर्यचकित कर दे, मुझे चमका दे। ये सारी बातें लेखिका यहाँ बता रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वही दो जो डलिये में जो डलिया लगाई थी महादेवी वर्मा ने, वही उसका घर रहा और स्वयं को हिलाकर वह जलता था। वहां तक हमने देखा था कांच की मनकों सी आंखों में वह भीतर झांककर और खिड़कियों से बाहर झांककर हमेशा बाहर का और अंदर का क्या माहौल चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ वह देखता था और क्या कुछ समझता था ये तो लेखिका की समझ में भी नहीं आ रहा था, पर उसकी क्रियाएं बहुत अलौकिक और अद्भुत थी और उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। तो अब आगे हम पढ़ते हैं, गौर फरमाइएगा। जब मैं लिखने बैठती, लेखिका ये कह रही है कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। जब वे लेखिका लिखने बैठते थे तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था, तो गिल्लू ने एक अच्छा एक उपाय, एक तरकीब, एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला था। वो कौन सा था? वह मेरे पैर तक आकर सरल से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। वो लेखिका का ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में भी कि गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता था। जवाब में यही आता है कि वह क्या करता था, वह लेखिका के पैर तक आकर सरल से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से वह उतरता और उसका वह दौड़ने का, उतरने का, चढ़ने का यह जो क्रम है वो लगातार तब तक जारी रहता जब तक लेखिका वहां से खुद खड़ी होकर वहां से न उठती। कभी मैं, मतलब लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात, उसका छोटा सा शरीर जो है वो लिफाफे के अंदर भीतर बंद रहता। और इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे
खड़ा रहकर वह अपनी इन छोटी छोटी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप हमेशा देखा करता था कि लेखिका क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कौन सा कार्य कर रही है, किस प्रकार का कार्य कर रही है। वो सारी बातें जो है वो यहाँ पर बताई गई है। और वह खुद भी बिल्लू जो है वो हैरानी से देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके उसकी एक सामान्य सी आवाज, ठीक है, मैंने पहले यहाँ पर लिखा है आज बिल्लू का मनपसंद खाना हुआ करता था, ठीक है। और भूख लगने पर वह चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। वो लिफाफे से बाहर निकलकर क्या करता, वाले पंजों से पकड़कर उसे उस काजू को वो कुतरता रहता था। उसका वो मनपसंद खाना था। बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्च में कि गिल्लू का मनपसंद खाना कौन सा था। बहुत सारे विद्यार्थी फिर अलग अलग दे धनाधन जवाब लिखते हैं, पर एक सादी सीधी सी बात है, यहाँ पर लिखा गया है कि काजू जो है वो गिल्लू का मनपसंद खुराक था। मनपसंद यहाँ पर बात बताई गई है, ध्यान रखना। हर एक व्यक्ति की, हर एक पशु पक्षी की एक आदत होती है, तो उसी आदतों में से एक उसका जो खुराक है काजू उसे बहुत पसंद था। फिर बिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, ध्यान रखना। और वसंत हमेशा मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए हमेशा खुशहाली भरी जिंदगी ही लाता है। उसी तरह से उसका प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में हौले हौले से आने लगी। धीरे धीरे वातावरण पूरा एक खुशनुमा, एक अलौकिक होने लगा। और बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती और शायद वो बिल्लू से बातचीत भी और करना चाहती थी। वो अपने समूह के व्यक्ति को अंदर देखकर और वो बाहर झांककर, बिल्लू के मन में भी बहुत सारी इच्छाएं होती और बाहर की गिलहरियां जो है उसको भी वह देखा करते थे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने मन से बाहर झांकते हुए देखकर मुझे उसे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि लेखिका को कब ऐसा लगा कि अब बिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जवाब यह आएगा कि खिड़की से बाहर अमूमन एक सा नजर दौड़ाते हुए, एक ही तरह की बातें करते हुए वो बाहर की गिलहरियों के साथ चिक चिक करता, बातें करता, ठीक है। उस जाली के पास जाकर वो कुछ न कुछ देखता रहता। बस उस प्रयास के कारण, लेखिका ने जो है वहाँ जो जाली थी उसे वहाँ से खोलने का प्रयास करने का प्रयत्न किया और उसे खोला। और उनको ऐसा लगा कि शायद अब वक्त आ गया है कि बिल्लू को अब मुझे मुक्त करना चाहिए। लेखिका ने क्या किया? तो लेखिका बोली थी कीले निकालकर, यहाँ पर लिखा है मैं मतलब लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना निकाल लिया। ध्यान रखना, कोना खोल लिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। जैसे बहुत दिनों से जेल में कोई बंदा पड़ा रहा हो या कोई एक पिंजरे में कैद तोता या कोई पक्षी हो, उसी तरह से उसने एक मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही था। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे थे, उसी प्रकार से बिल्ली और कुत्ते भी शायद उस बिल्लू को अपना सुलभ आहार बना लेते और उससे भी बचाना लेखिका का परम कर्तव्य था और उन्होंने वह परम कर्तव्य निभाया भी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण, ठीक है, आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा हमेशा बंद ही रहता है। मतलब लेखिका के बाहर जाने पर हमेशा कमरा बंद रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही बिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। मतलब वो मुझे देखकर, मतलब कि लेखिका के साथ उसका सबसे ज्यादा लेखिका का सबसे ज्यादा लगाव उसके साथ होना। मतलब लेखिका जैसे ही कॉलेज से मतलब वापस आती, दरवाजा जैसे ही खुलता, वह तुरंत लेखिका के ऊपर पैर से सर से पैर तक हमेशा वो उतरता और चढ़ने का जो क्रम है वो लगातार उस पर्दे की तरह करता रहता। यह दौड़ने लगता और तब से यह नित्य क्रम हो गया था कि वह लेखिका की हमेशा राह देखता कब वह लेखिका आए और कब बिल्लू जो है वो उनके पास मिलने के लिए वहां से चला जाए। वो उनका एक
अमूल्य प्रेम था, एक लगाव था एक पशु का, ठीक है, कि यह मेरे रक्षक है, इन्होंने मेरी जान बचाई है, तो मैं यहाँ सुरक्षित महसूस करता हूँ, आश्वस्त हूँ। तो उसी तरह से गिल्लू जो है वो आश्वस्त वहाँ पाया जाता है। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल के ऊपर यहाँ पर लेखिका बैठी हुई है, यहाँ पर बहुत कुछ चीजें पड़ी हुई है और धीरे धीरे गिल्लू जो है वो अपना खाना जो है वो उतर रहा है। ध्यान रखना, कुतरना है शब्द, नॉट कुतरना। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में कुतरना लिख देते हैं, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पर कुतरना शब्द है, वो धीरे धीरे से वो उन चीजों को खाता है। लेखिका ये कहती है कि लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाने की राह बाहर चला जाता है। जैसे मतलब मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे अक्सर होते हैं, मम्मी पापा जब तक घर में होते हैं तब तक तो वो बड़े सीधे साधे होते हैं, जैसे ही मम्मी और पापा गए वे अपने अंदर की आत्मा जगाकर जैसे मतलब भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, तोड़ना, फोड़ना, सब कुछ मजाक मस्ती चलता रहे। उसी तरह से यहाँ पर गिल्लू भी बाहर जाकर मतलब एक चैन की सांस ले लेता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता और कूदता रहता था। वो क्या बनता रहता था? उन गिलहरियों के झुंड का वो नेता, लीडरशिप, नेतृत्व करता था और हर डाल पर उछलता कूदता, यहाँ से वहाँ से यहाँ, बंदर की तरह वो करता रहता था। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। उसको कोई समय की कोई उस वक्त कोई घड़ी नहीं थी उन सबके पास, पर वो प्राकृतिक समय जो है वो पक्षियों को और पशुओं को भगवान की एक देन है, जिससे उनको पता चल जाए कि शायद अब यह प्रहर हो गया है या यह समय होने वाला है या हो चुका है। वो झूले में झूलने लगता और मुझे मतलब लेखिका को चौंकाने के लिए उनकी इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनझुरी की पत्तियों में। वो अक्सर लेखिका को आश्चर्यचकित करने के लिए हमेशा कहीं न कहीं छिप जाता था। मेरे पास लेखिका यहाँ पर ये बात बता रही है कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। लेखिका का क्या कहना है कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, उनका भी लगाव कम नहीं है, पर एक गिल्लू विशेष व्यक्ति के स्वरूप में जैसे आते हैं लोग, उसी तरह से विशेष प्राणी के स्वरूप में वो उनके पास रहता था, लगाव कम नहीं है। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत आज तक नहीं हुई। ध्यान रखना, जैसे घर में ऐसा होता है छोटे बच्चे होते हैं जो अपने पापा की थाली में से नहीं खाते, पर अपने दादा की थाली में से जो है वो ज्यादातर वो है वो कभी कभार खाने की हिम्मत कर लेते हैं। हालांकि दादाओं की थाली में से या अपने नानाओं की थाली में से या उनमें से मिल बांट के खाना एक साथ, वो थोड़ा बहुत एक शिष्टाचार के अवरोध रूप में माना जाता है। पर यहाँ पर यही बात है कि अब तक लेखिका ये बता रही है कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, पर आज तक गिल्लू जैसा कोई नहीं होता है जिसकी हिम्मत हुई हो मेरी थाली में, मेज पर टेबल पर बैठकर मेरी थाली में से थोड़े बहुत दाने किसी भी प्रकार के पदार्थ के लेना खाने के और उसमें से थोड़े बहुत खाना, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। वो ऐसा कह रही है, ठीक है। गिल्लू इनमें अपवाद था, मतलब गिल्लू इनमें हटके था, कुछ सामान्य नियम से बाधित या मर्यादित करने वाला अपवाद था। मैं जैसे ही खाना या खाने के कमरे में पहुंचती खाना खाने के लिए, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। सोच लो, एक जानवर, छोटे से सामान्य जीव, पशु, जानवर को भी इन्होंने एक अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर दी। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें बहुत सारे व्यक्ति अगर कुछ कहते हैं तो हमें बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए कि किस तरह से बैठा जाता है, किस तरह से बोला जाता है। घर पर अगर कोई आता है तो किस तरह से हमें शिष्टाचार बताना चाहिए, क्या हमारा परम कर्तव्य है, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये सारी बातें हमें सीखनी चाहिए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, ऐसा लेखिका कह रही है। जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से, यहाँ पर लिखा है, ध्यान रखना, बड़ी सफाई से मतलब कि एक भी दाना इधर उधर गिराना नहीं। तो हमने देखा होगा बहुत सारे लोग 5वीं 6वीं तक आ जाते, पर उनको खाने का ढंग या सलीका पता नहीं होता, थाली इधर है और क्या उधर है और इधर है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आज भी बड़े कि जो खाते हैं और आधा नीचे गिरा देते हैं। तो बड़ी सफाई से वो एक एक दाना खाता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था, प्रिय तो अति प्रिय,
काजू उसको मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए था। और कई दिन काजू न मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। सोच लो, वो मनुष्य की तरह बुद्धि का इस्तेमाल करता, या तो वह झूले से नीचे वो सारी चीजें फेंक देता, या तो नई चीजें जो दी जाती उसको शायद लेना वह बंद कर देता था। अब यही वाक्य चल रहा था और उसी बीच एक गंभीर घटना घटती है और उसमें गिल्लू जो है वो परिचारिका की भूमिका निभा रहा होता है। यह बात यहाँ पर आती है कि उसी बीच मुझे मतलब लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। उसको शायद ऐसा लगता कि शायद लेखिका आई है, पर हकीकत में ऐसा उस वक्त नहीं था। लेखिका तो अस्पताल में मौजूद थी और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, मतलब लेखिका ने जब सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले। मतलब उसमें एक भी काजू, जब तक लेखिका अस्पताल में रही उतने दिन जो भी व्यक्ति आता वो देख के निराश हो जाता, वही अपने झूले में वापस चला जाता और वो काजू जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय थे वो खाना उसने बंद कर दिया था। और जिनसे ज्ञात होता था कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता होगा या बिल्कुल नहीं खाता होगा। और मेरी इस अस्वस्थता मतलब बीमारी, वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने हाथों से मतलब नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले से सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता है। यहाँ पर देखो, मैंने मतलब गिल्लू का परिचारिका की तरह मदद करना। लेखिका जब बीमार थी तो उसके सर पर, उनके सर पर हाथ से धीरे धीरे जैसे हम जब मालिश करते हैं छोटे बच्चे को, उसी तरह से उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। गर्मियों में बात आगे बढ़ रही है। जब मैं लेखिका दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने चूल्हे में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा उत्तम नया उपाय खोज लिया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। मतलब उसको गर्मी से बचना था, उसने उसका भी उपाय निकाल लिया, एक तरकीब निकाल दी और उसके कारण वह नजदीक तो रह पाता और ठंडक भी महसूस होती, उसको गर्मी भी नहीं लगती। एक तीर से दो शिकार उसने सीख लिए थे। अब बात आती है, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। हर एक पशु पक्षी जानवर मनुष्य, उनकी अलग अलग बातें होती हैं और उनके अलग अलग जीवन जीने के तरीके होते हैं और उनकी आयु का जो मूल्य है वो निश्चित होता है। भगवान ने तय ऐसी सिस्टम बनाई है, ऐसी व्यवस्था की है कि जो भी पक्षी, जो भी पशु है, जो भी मनुष्य है, उसका एक नित्य क्रम फिक्स बना हुआ है कि यह व्यक्ति या मनुष्य या पशु या जानवर इतने साल ही जिएगा। ठीक है। और यहाँ पर यह बात बताई गई है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। ठीक है। और अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। यहाँ पर देखो लिखा है कि गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था, मतलब अब शायद उसके मरने के दिन अब नजदीक आ गए थे। ठीक है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर, एक दिन की बात है कि दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में, मतलब अंत में मतलब जब मरने के कगार पर होते हैं मनुष्य या पशु पक्षी या कोई भी जानवर, तो उसको बहुत दुख मतलब होता है या बहुत यातना या पीड़ा या कष्ट या दुख जो है वो सहन करना पड़ता है। उस यातना में भी, अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न परिस्थिति में पकड़ा था। मतलब जब लेखिका ने उसको उस गमले के आजू बाजू में कौवे उसको जब सुलभ आहार के स्वरूप में खोज रहे थे, मारने के फिराक में थे, और उस वक्त जिस तरह से उंगली पकड़ी थी उसी तरह से मरणासन्न, मतलब शायद मरने के कगार पर, मरा नहीं है पर अधमुआ हो चुका है या फिर आधा मर चुका है या तो फिर अब मरने की ही परिस्थिति में आ चुका है। ऐसी बात यहाँ पर कि जिसकी मृत्यु निकट हो, मरणासन्न परिस्थिति में वह आ गया था, उसकी मृत्यु होने ही वाली है। ठीक है। और उस स्थिति में पकड़ा गया था, वह बात लेखिका को याद आ गई। उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता, मतलब जो रूम हीटर होते हैं, जो जैसे हम गर्मी में ठंडक प्राप्त करने के लिए, ठंडी प्राप्त करने के लिए एसी को चलाते हैं, उसी तरह से ठंड में
गर्मी को प्राप्त करने के लिए हीटर जो है वो रूम हीटर वगैरह जो है वो उष्णता प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है, उसको गर्मी देने का प्रयत्न किया। परंतु ध्यान रखना शब्द है परंतु, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए हमेशा के लिए सो गया। यह बात जो है वो आशय स्पष्ट में बहुत बार फाइनल एग्जाम में और इस मिड टर्म की एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इससे कवियत्री क्या कहना चाहती है? तो मतलब बात यह है कि अब वह एक आत्मा है, आत्मा हमेशा अमर रहती है, शरीर नश्वर है, शरीर छूट जाता है, आत्मा कहीं ना कहीं किसी और जगह हमेशा अच्छा जीवन जीने के लिए किसी और जगह जन्म ले लेता है। इसलिए सूर्य की प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर को अपनाने के लिए हमेशा सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है अपने दोस्त को बुलाने के लिए कि शायद वो कल आएगा परसों आएगा, वो उसकी राह देखते हैं, ठीक है। और सोन जूही पर, ठीक है, अब वसंत आता ही रहता है, हर बार वह वसंत आता है और हर बार लेखिका को यह सारी बातें जो है वो याद आती है और बिल्लू की याद भी आती है। सोन जूही की लता के नीचे बिल्लू की समाधि बनाई गई है। देख लीजिए यहाँ पर लास्ट एक मुद्दा हमने रखा हुआ है कि सोन जूही की लता के नीचे बिल्लू की समाधि बनाना। लेखिका को ऐसा लगा कि शायद अब मुझे ऐसी जरूरत का महसूस हुई है कि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो मैं उसे कहीं और जगह मतलब दफनाने की जगह वह जहाँ पर मुझे प्रथम दृष्टि में जहाँ पर मैंने उसे देखा था वहीं पे मैं उसकी समाधि बनाऊं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सोन जूही की लता के नीचे बिल्लू की समाधि दी गई है, बनाई गई। और इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगार का किसी वासंती के दिन, मतलब 1 आध 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल के बाद, शायद ध्यान रखना, किसी वासंती दिन जूही के पिता, ठीक है, कि पीले रंग के फूल के स्वरूप में, शायद छोटे से फूल के स्वरूप में खिल जाने का विश्वास मुझे मतलब लेखिका को संतोष देता है। मतलब बात यहाँ पर ये बताई गई है कि लेखिका को उस बिल्लू के साथ, गिलहरी के बच्चे के साथ इतना लगाव हो गया था कि उसके मरने के बाद भी वह हर वसंत ऋतु में उसको याद करती है और उनको यह एक एहसास होता है कि शायद ये सोन जूही की एक पीली कली के स्वरूप में तो शायद मेरे सामने फिर से वापस ना आ जाए। बस यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो पूरे पाठ में आप लोगों ने देखा होगा कि पाठ का हमारा हीरो है, लेखिका जो है वो माधवी वर्मा है, और किस प्रकार से गिलहरी का बच्चा उन्हें मिलता है, वो किस प्रकार उसकी सेवा करती है, किस प्रकार उसका प्राथमिक उपचार करती है। बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं लेखिका को कि भाई नहीं रहने दो, वो तो वैसे भी मरने वाला है, नहीं, पर फिर भी लेखिका उसका प्राथमिक उपचार करती है, उसको दूध पिलाने की कोशिश करती है। उसके बाद वह धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके शरीर के जो लंबाई चौड़ाई और जिस प्रकार से उसका शरीर होता है उस प्रकार से वह स्वस्थ हो जाता है, आश्वस्त भी हो जाता है। और वो लेखिका को हर बार आश्चर्यचकित करने के लिए पर्दे के चुन्नट के ऊपर से सरल से ऊपर जाता और सरल से नीचे आता। दूसरी बात ये बताई गई है यहाँ पर कि वह उन चमकीली आंखों से, जहाँ पर एक डलिया में उसके रहने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ से वो खिड़की के बाहर और घर के भीतर क्या होता था वो सब कुछ देखा करता था। उसे कुछ अलग प्रकार की बातें लगती थी। लेखिका के घर पर रहते हुए उसे काजू खाना बिल्कुल पसंद था और काजू उसे बहुत प्रिय खाद्य था। लेखिका उसे जब तक वो काजू नहीं देती तब तक वो शायद दूसरी चीज़ें लेना भी पसंद नहीं करता था। लेखिका के घर के बाजू में जो एक खिड़की में जाली लगी थी, वहाँ पर बहुत सारी गिलहरियाँ आती जाती रहती, वो उनको देखकर चिक चिक करता रहता, वो महसूस करता कि मुझे बाहर जाना है। लेखिका को भी अंदाजा आया, उन्होंने एक खिड़की के जाली का कोना खोल दिया और वह आराम से फिर वहाँ जाता आता। कॉलेज से जब तक लेखिका घर नहीं आती तब तक वह वहाँ पर घूमता रहता और 4 बजे वापस यूं ही आ जाता। दुर्घटना जब होती है लेखिका के साथ तब वह न खाता है और न काजू वगैरह और नहीं कुछ, पर जब लेखिका घर आती है तो उनके सर पर बालों में हल्के हल्के हाथों से, छोटे छोटे पंजों से वो स्पर्श करता है, होने होने से वो जैसे मालिश करते हैं उस तरह से वह एक परिचारिका की भूमिका भी अदा करता है। और लास्ट में ये बात तो बताई गई है कि अब उसके जीवन का अंत निश्चित होता है। 2 वर्ष की
ही आयु ज़्यादा से ज़्यादा गिलहरी के बच्चों की होती है, वो मरणासन्न परिस्थिति में आ गया, उसके पंजे वगैरह ठंडे पड़ गए। पहले जब जहाँ पर लेखिका ने उसे प्रथम दृष्टि में जहाँ पर गमले के बाजू में कौवे के सुलभ आहार बनने से बचाया था, उसकी मदद की थी, उसी तरह से लास्ट की मतलब कि आखिरी बातें वो उनको याद आती है और फिर वह हमेशा के लिए प्रभात की प्रथम किरण के साथ किसी और जीव में जागने के लिए हमेशा के लिए इस शरीर का त्याग कर देता है और भगवान का जो ऋतु चक्र है, जीवन और मृत्यु जो है वो सत्य है, उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। जिसका जन्म हुआ, श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हमेशा निश्चित तौर पर होगी। और आखिर में पाठ में लास्ट पड़ेगा कि ये बात बताई गई है कि लेखिका ये सोचती है कि सोन जूही की लता के नीचे ही मैं बिल्लू की समाधि बना दूं, और शायद वो हर वसंत के आने पर उनको याद आता है कि शायद एक पीली कली के स्वरूप में शायद वह उनको मिल जाए और पीली कली के स्वरूप में शायद वह खिल जाए और वो आश्चर्यचकित हो जाए। बस यही इस पाठ में पशु प्रेम दर्शाया गया है। ठीक है, तो मुझे ऐसी आशा है कि आप सब इस पाठ को बेहतर तरीकों से समझ चुके होंगे। ठीक है, धन्यवाद।